सादर अभिवादन। आपका दिन शुभ हो। आज हम आपसे मिथुन लग्न के बारे में बात करने जा रहे हैं। मिथुन लग्न के जातक के लिए कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, कौन से ग्रह उनको लाभ देंगे, हम इस विषय में बात करेंगे। कब, कहाँ, कैसे मिथुन लग्न के लोगों को सावधान रहना चाहिए, इस विषय में बात करेंगे। मिथुन लग्न में मिथुन राशि के स्वामी बुध देव लग्नेश होते हैं, जो कि लग्न भाव के साथ साथ चतुर्थ भाव के भी, लग्न भाव के साथ साथ वो चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं। तो लग्नेश और चतुर्थेश होने के नाते, केंद्र भावों के स्वामी होने के नाते बुध देव मिथुन लग्न के लिए अति शुभ ग्रह होते हैं। इसी के साथ द्वितीय भाव में कर्क राशि होती है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो कर्क राशि द्वितीय भाव में होने के कारण धन भाव तो है ही है, कभी कभी द्वितीयेश को मारक के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन धनेश होने के कारण चंद्रमा अपनी स्थिति के अनुसार मिथुन लग्न के लोगों के धन में वृद्धि या नुकसान कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में कर्क राशि होने के कारण व्यक्ति की वाणी में सौम्यता ही अधिकतर देखी जाती है। अगर यहाँ द्वितीयेश स्वयं मौजूद हो तो यह मान के चलिए कि वाणी के मामले में शुभ लाभ ही व्यक्ति को मिलते हैं। इसी के साथ मिथुन लग्न में तृतीय भाव में सिंह राशि होती है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव होते हैं। पराक्रम भाव, भाइयों का भाव एक तृतीय भाव होता है। तृतीय भाव में सिंह राशि होने के कारण व्यक्ति पराक्रमी होगा। अगर यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य आप ध्यान में रखिएगा, मिथुन लग्न में तृतीय भाव में अगर सिंह राशि में स्वयं सूर्य देव महाराज मौजूद हो तो व्यक्ति अति पराक्रमी होता है और उसके भाई तरक्की करते हैं, क्योंकि सूर्य देव लग्नेश के मित्र होते हैं। लग्नेश के मित्र होने के कारण सूर्य देव लग्न को बल देंगे, लग्नेश को बल देंगे और व्यक्ति पराक्रमी होगा और पराक्रम में सफल होगा और उसके भाइयों की स्थिति भी ठीक होगी। इसी के साथ चतुर्थ भाव में कन्या राशि होती है, जो कि स्वयं बुध देव की प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि होती है। तो चतुर्थेश बुध होने के कारण शुभ तो है ही है। इसी के साथ अगर चतुर्थ भाव में स्वयं बुध देव मौजूद हो तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से वाहन, मकान, भूमि आदि के मामलों में सफल रहता है और उसके माता से भी उसके व्यवहार बढ़िया रहते हैं कि चतुर्थ में बैठा हुआ स्वगृही कन्या राशि का बुध व्यक्ति में ऐसी कुशलताएं दे देता है। इसी के साथ पंचम भाव में तुला राशि होती है। तुला राशि लग्नेश बुध के मित्र शुक्र देव की प्रिय और मूल त्रिकोण राशि होती है। अब पंचम भाव आपके प्रेम का भाव, विद्या का भाव, बुद्धि का भाव, संतान का भाव है। अगर पंचमेश शुक्र देव पंचम भाव में मौजूद हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति बुद्धिमान होगा और इसकी संतान अच्छी होगी और यह प्रेम संबंधों के मामले में
यह व्यक्ति सफल होगा, इसको धोखा मिलने के चांसेस कम होते हैं। अगर मिथुन लग्न में पंचमे शुक्रदेव पंचम में मौजूद हो तो व्यक्ति को अपने आचार विचार व्यवहार में थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना चाहिए, अपने चरित्र के प्रति ध्यान रखना चाहिए। हालांकि यह ऐसा तभी होता है जब किसी भी तरह से शुक्रदेव जो कि पंचम भाव में तुला राशि के बैठे हुए हैं पापी ग्रहों से या राहु से पीड़ित होते हैं, तभी इस तरह की लंपटता सामने आ सकती है। इसी के साथ षष्ठम भाव में वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल देव बुध के बहुत मित्रवत नहीं होते हैं, तो हमारा मानना है कि षष्ठेश का बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाना मिथुन लग्न में व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होगा। यह नौकरी के लिए तो बढ़िया होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो बढ़िया होगा, लड़ाई के लिए भी बढ़िया हो सकता है, लेकिन अंततोगत्वा इसके परिणाम शुभ नहीं होंगे। अगर षष्ठेश छठे भाव में बैठ गया है तो आप मान के चलिए कि अगर लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो व्यक्ति के ऊपर काफी बड़ा ऋण हो सकता है। इसी के साथ सप्तम भाव में धनु राशि होती है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति शुभ ग्रह होते हैं। हालांकि माना जाता है कि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान में से विरक्ति देते हैं, तो मेरा मानना है कि अगर कहीं से भी गुरुदेव बृहस्पति की पंचम सप्तम या नवम दृष्टि धनु राशि पर पड़ जाती है तो वो स्थिति बेहतर होगी इसके कंपैरिजन में कि अगर स्वयं धनु राशि के गुरुदेव सप्तम भाव में बैठ जाए। सप्तम भाव में बैठ के गुरुदेव जातक के लिए उतना शुभ नहीं साबित होंगे जितना कि कहीं से वो अगर सप्तम भाव पर दृष्टि डाल दें। इसी के साथ अष्टम भाव में शनि देव की राशि मकर मौजूद होती है। मकर राशि में अगर शनि देव यहाँ बैठ जाए तो व्यक्ति की उम्र को लंबा करते हैं, दीर्घायु करते हैं, क्योंकि लग्नेश बुध के मित्र होते हैं शनि देव। लेकिन इसी के साथ उम्र के अंतिम पड़ाव में चूंकि जातक दीर्घायु होता है तो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों का प्रादुर्भाव हो सकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बीमारी कमर से नीचे पैरों का शून्य हो जाना, लकवा मार देना, व्यक्ति का कमर या कमर से नीचे वाली समस्या के कारण जो है काफी समय तक बिस्तर पर पड़े रहना। इसी के साथ नवम भाव में शनि देव महाराज की प्रिय और मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि होती है। चूंकि अभी आगे हम बताएंगे कि इस लग्न में कौन से ग्रह पूर्ण रूप से शुभ हो सकते हैं। तो प्रिय राशि जो है नवम भाव में होने के कारण, नवम भाव आपका जो है धर्म का भाव है, धार्मिक यात्रा का भाव है, मतांतर से पिता का भी भाव है, यानी आपकी नैतिकता धर्म इस तरह की चीजों के लिए नवम भाव देखा जाता है। नवम भाव आपके भाग्य का भाव है, तो भाग्येश भाव में मौजूद हो अगर तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा, लेकिन वह समय 36 साल के बाद होगा। जातक शुरुआती जीवन में उसको अगर अन्य ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन युवा अवस्था व्यतीत होते होते जो है व्यक्ति जब 36 साल का हो जाता है तो उसके बाद उसका भाग्योदय होता है और जो काफी समय तक स्थिर रूप से व्यक्ति की
उन्नति को बनाए रखता है। नवम भाव में शनि देव मौजूद होके व्यक्ति को धार्मिक बनाने का कार्य करते हैं, व्यक्ति को नैतिक बनाने का कार्य करते हैं, व्यक्ति के आध्यात्मिक स्थिति में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ जो है नवमेश होने के कारण व्यक्ति के भाग्योदय में और धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति की वृद्धि में शनिदेव सहायक ही होंगे। इसी के साथ दसम भाव में गुरुदेव बृहस्पति की राशि मीन राशि होती है। दसम भाव आपके यश का भाव, आपके कार्य का भाव, आपके प्रतिष्ठा का भाव, आपके पिता का भाव होता है। तो निश्चित रूप से मैं यहाँ भी कहूँगा कि गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि में मौजूदगी से अच्छा है कि कहीं से भी गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि जो है दसम भाव पर मीन राशि पर पड़ जाए तो मिथुन लग्न के जातक के लिए बेहतर होगा और उसके कार्य बेहतर होंगे। व्यक्ति यश प्रतिष्ठा परक कार्यों से लाभ प्राप्त करेगा, सम्मान प्राप्त करेगा। इसी के साथ एकादश भाव में मंगल देव की प्रिय राशि मेष राशि होती है। मेष राशि एकादश भाव में होने के कारण अगर मंगल देव एकादश भाव में मेष राशि के मौजूद हैं तो निश्चित रूप से अपने कार्यों के द्वारा, अपने कारक तत्वों के प्रभावित कार्यों के द्वारा व्यक्ति के नियमित आय में बढ़ोतरी करेंगे। बड़े भाई की स्थिति भी अच्छी रहेगी, परंतु व्यक्ति के संतान पक्ष पर खतरा होगा। व्यक्ति के संतान पक्ष में समस्याओं के साथ साथ गर्भधारण के बाद भी गर्भपात की संभावना बन सकती है। तो एकादश में भाव में स्वगृही बैठे हुए मंगल और चीज़ों में तो कुछ शुभता प्रदान करेंगे आय के मामले में, नियमित आय के मामले में, लेकिन निश्चित रूप से संतान पक्ष को हानि होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि एक तो वहाँ राशि तुला राशि है जो कि उनके शत्रु शुक्र देव की राशि है, तो और मंगल की तीक्ष्ण दृष्टि प्रेम भाव, विद्या भाव, बुद्धि भाव में तो कहीं न कहीं आपको तीक्ष्णता प्रदान करेंगे, लेकिन गर्भपात की संभावना हो सकती है। इसी के साथ शुक्र देव की राशि वृष राशि द्वादश भाव में होती है। द्वादश भाव व्यय का भाव है, द्वादश भाव आपके जेल का भाव है, द्वादश भाव आपके यात्राओं में होने वाले व्यय का भाव है। तो इन भावों में एक अच्छी चीज होती है कि अगर शुक्र की देव की स्वराशि या उच्च राशि 12वें भाव में मौजूद होती है और वहाँ पर शुक्र देव मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से जातक को शुभ ही फल प्राप्त होते हैं। हालांकि ये सारे फल पूर्ण रूप से भौतिक फल होते हैं। ऐश्वर्य के साधन उपलब्ध होते हैं, खर्च के लिए आमदनी मौजूद होती है, खर्च के लिए धन मौजूद होता है। तो द्वादश भाव में स्वगृही शुक्र व्यक्ति के लिए ऐश्वर्य के साधन संसाधन जुटाने का कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से मिथुन लग्न के जातकों के लिए द्वादश भाव में स्वगृही शुक्र लाभ ही प्रदान करेंगे। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे। यहाँ आपने देखा होगा कि गुरुदेव बृहस्पति को और बुध देव को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो ग्रह हैं वो एक शुभ भाव के एक अशुभ भाव के मालिक हैं, या तो उनके दोनों भाव अशुभ हैं या तो स्वयं अकेले भाव के मालिक हैं तब भी अशुभ हैं। जैसे द्वितीय चंद्रमा हो गए, तृतीय
जो है सूर्य देव हो गए, खष्टेश और एकादशेश मंगल देव हो गए, अष्टमेश और नवमेश शनि देव हो गए, द्वादशेश और पंचमेश शुक्र देव हो गए। लेकिन शुक्र के कारकत्व में चूंकि भोग होता है तो निश्चित रूप से शुक्र देव यहाँ अच्छा फल ही प्रदान करेंगे। तो निश्चित रूप से यह माना जाता है कि मिथुन लग्न में शुक्र देव योग कारक ग्रह का कार्य करते हैं। अगर ये पंचम भाव में, द्वादश भाव में स्थित है तो व्यक्ति को अतीव लाभ तो प्रदान ही करेंगे। इसी के साथ 6-8 भाव को छोड़ के अगर कहीं भी शुक्रदेव मित्रवत मौजूद है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि व्यक्ति के जीवन में शुभता लाने का ही कार्य करेंगे। इसी के साथ त्रिकोण के स्वामी को हमेशा शुभ माना जाता है। मिथुन लग्न में शुक्रदेव पंचमेश हैं, वहीं शनिदेव नवमेश हैं। तो दोनों ग्रह जो है त्रिकोण के स्वामी है। और अच्छी बात यह है कि त्रिकोण भावों में इनकी प्रिय राशियां तुला राशि और कुंभ राशि मौजूद है। तो निश्चित रूप से मान के चला जाए कि अगर बहुत खराब स्थिति ना हुई तो मान के चलिए कि शनिदेव भी थोड़ा सा अच्छा फल प्रदान करेंगे। बाकी मंगल इस लग्न में निश्चित रूप से अकारक है, खराब भाव के स्वामी हैं। तो मंगल से बहुत शुभता की अपेक्षा नहीं की जाती। लेकिन उसके बाद भी अगर ये छठे भाव में, एकादश भाव में मौजूद है तो तमाम ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जिसमें ये जातक को शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ मिथुन राशि वायु तत्व प्रधान राशि। एक स्थिति आप देखेंगे कि मिथुन राशि के जातक के लग्न में अगर चंद्रमा बैठ जाए, यानी राशिश और लग्नेश दोनों बुध देव हो जाए, तो ये मान के चलिए व्यक्ति का चित्त स्थिर नहीं रहता। व्यक्ति जो है के मन में तमाम विचार आते रहते हैं। व्यक्ति एक जगह स्थिर नहीं हो सकता है। इसी तरह से मिथुन लग्न के जातकों को अकाउंटेंसी, गणित, एज ए फिजिशियन, चिकित्सा क्षेत्र में अगर बुध लग्न में मिथुन के बैठ जाएं तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि व्यक्ति एक बहुत अच्छा व्यापारी हो सकता है, व्यक्ति बहुत अच्छा गणितज्ञ हो सकता है, व्यक्ति बहुत अच्छा चर्म रोग विशेषज्ञ हो सकता है, व्यक्ति बहुत अच्छा चिकित्सक हो सकता है। व्यक्ति अगर कहीं से शनि की दृष्टि बुध पर पड़ रही है तो व्यक्ति एक अच्छा आयुर्वेद का विशेषज्ञ हो सकता है। तो मिथुन लग्न के जातकों के जो प्रमुख रूप से व्यवसाय होते हैं, ये व्यापार में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। इनका गणित बहुत बढ़िया होता है, इनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, ये अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। संचार विभाग में ये अच्छा कार्य कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। पत्रकारिता के जगत में अच्छा प्रगति कर सकते हैं। अच्छे अध्यापक के रूप में भी प्रगति कर सकते हैं। ये अच्छे चिकित्सक के रूप में भी ये प्रगति कर सकते हैं। यानी जहाँ व्यक्ति का व्यवसाय उसकी बुद्धि से जुड़ा हुआ है, उसकी लेखनी से जुड़ा हुआ है, इस तरह के व्यवसाय में मिथुन लग्न के जातक अधिकतर सफल होते देखे गए हैं। अच्छे जो है वकील बन सकते हैं। तो इस तरह के व्यवसाय अगर मिथुन लग्न के जातक अपनाते हैं तो ये सफल हो सकते हैं। इनको भारी कार्य करना पसंद नहीं है, स्थिर रह के एक जगह बहुत देर तक कार्य
करना पसंद नहीं है, शारीरिक मेहनत का कार्य जो है नहीं पसंद है, तो मेरी सलाह है मिथुन लग्न के जातक जो कारक हमने बताए हैं उसमें से अपना व्यवसाय चुने, सफल रहेंगे। इसी के साथ मिथुन लग्न के जातकों को अपने लग्न लग्नेश को मजबूत करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, भगवान गणेश जी की आराधना पूजा अर्चना करना चाहिए। इसी के साथ घर में बहन, बेटी और बुआ इन रिश्तों का सम्मान करते हुए अगर आप सदा इनका आशीर्वाद लेते रहते हैं, इनका प्रेम लेते रहते हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए मेरे प्रिय मिथुन लग्न के जातकों, आपके जीवन में तरक्की के आयाम नित नए खुलते रहेंगे और जीवन में आप प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसित रहेंगे। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़िए हमारे चैनल राष्ट्रीय जीवन से। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ एक विशेष जानकारी, यह मिथुन लग्न के जातकों का एक जो है सामान्य विश्लेषण है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका निर्णय व्यक्ति की कुंडली देखने के बाद, उसमें अन्य ग्रहों की स्थिति को देखने के बाद, दृष्टियों के साथ उनकी महादशा और गोचर के सारे चीजों को जब हम इकट्ठा करते हैं तब उस व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली के बारे में सटीक फलादेश होता है। तो मित्रों, इस सामान्य ज्ञान को आप अपने ऊपर, अपने हित मित्र शुभचिंतक परिवार में जन्म कुंडली पर इसको अप्लाई करिए, इसका परिणाम देखिए, तो निश्चित रूप से ये चीजें आपको मिलेंगी। इसी के साथ आप इन विषयों में या व्यक्तिगत विषयों में अलग से कोई समाधान चाहते हैं तो आप हमारे चैनल राष्ट्रीय जीवन पर लिख सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।